हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। कार्यशक्ति और ऊर्जा में हम लोग संघट्ट पढ़ रहे हैं। संघट्ट में दो प्रकार संघट्ट होते, एक तो वो संघट्ट है, वो कोलिजन है जिसमें कि संवेग और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। और एक दूसरे प्रकार का वो संघट्ट है जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया है। यहाँ पर यदि अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो उनके वेगों में भी और उनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। तो वहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे कहते हैं प्रत्यास्थान गुणांक। प्रत्यास्थान प्रत्यास्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। ये टक्कर के बाद इनके जो हटने का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, पृथक्करण का सापेक्ष वेग, पृथक्करण का सापेक्ष वेग अपान पास आने का उपगमन का सापेक्ष वेग, संघट्ट के पूर्व उपगमन का सापेक्ष वेग। इसी अनुपात को ही कहते हैं प्रत्यास्थान गुणांक। ये बराबर हुआ और इसका परिमाण निकालें तो ये आ गया आपका V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2। यही है इसका प्रत्यास्थान गुणांक। दोनों वेग हैं इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं हुआ। वास्तव में अगर इसका केवल मान निकालेंगे तो फिर इसमें धन आए या ऋण आए फिर उसको हम छोड़ देंगे। इसलिए सामान्यतः हम लिखते ऐसा भी लिखते हैं या इस तरह भी इसका हम लिखते हैं और इसके ऋण और धन को हम छोड़ देते हैं V1 अपान V2 अपान U1 माइनस U2। तो इस तरह से यह हो गया हमारा प्रत्यास्थान गुणांक। अब यहाँ पर इस प्रत्यास्थान गुणांक में मान लीजिए कोई भी पिंड आ रहा है और किसी दूसरे पिंड से टकरा रहा है, यानी आने वाला जो पिंड है उसका वेग U1 है और टकराने के बाद जिससे टकराया वो स्थिर है, यानी U2 बराबर 0 है। और टकराने के बाद ये फिर हट गया, यानी इसका वेग हो गया माइनस V1, लेकिन इसका जो वेग हो गया ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इतनी स्थिर चीज है कि V2 भी 0 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, E का मान बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, तो माइनस माइनस ये हो गया आपका V1 और अपान U1।
हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि टक्कर के बाद वेलोसिटी टक्कर के पहले वेलोसिटी का ई गुना होता है, अर्थात v1 इक्वल टू u1। तो जहाँ पर एक ही वस्तु गतिशील हो, जैसे कोई भी वस्तु दीवार से टक्कर ली, कोई वस्तु पृथ्वी से टकराई, तो अगर वो पृथ्वी से टकराएगी तो पृथ्वी की ना तो टक्कर के पहले कोई भी वेलोसिटी थी और ना टक्कर के बाद कोई वेलोसिटी थी। तो उस स्थिति में वो टकराने वाली वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा वो पहले वाले वेग का ई गुना हो जाएगा। अब ये इस पर आधारित इसी पृथक्करण, इस पर जो हमारा ये प्रस्ताव स्थान गुणांक है, इस पर मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। यह ऊंचाई से कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच का प्रस्ताव स्थान गुणांक ही है। अब वो कितना ऊपर उठेगी, यानी यह ऊंचाई से वो पृथ्वी पर गिरती है, यहाँ यह ऊंचाई से गिरती, फिर यहाँ टक्कर लेती, फिर ये कितना और ऊपर उठेगी। हमको ये h डैश या h1 निकालना है, हमको ये ऊंचाई निकालनी। यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग 0 है और इसलिए टक्कर के पूर्व इसका कितना वेग होगा ये हम निकाल सकते हैं। पृथ्वी पर टक्कर के पूर्व वेग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये यहाँ पर टकराने के पहले इसका ये वेग है, यहाँ पर ये आपको v का पता है, अंडर रूट 2gh, और इसलिए टक्कर के बाद इसको कितना वेग मिलेगा, इस टक्कर के बाद इसके वेग को हम मान लेते हैं u है। टक्कर के बाद वेग u, इसलिए टक्कर के बाद वेग u मान लिया, तो टक्कर के पहले के वेग का ई गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई v। ये वेग इसका ई गुना होगा क्योंकि इसका प्रस्ताव गुणांक ई है। ये हम लोगों ने अभी इसके पहले भी निकाला था कि बाद वाला वेग पहले वाले वेग का ई गुना होता है। बाद वाला वेग टक्कर के बाद वाला वेग टक्कर के पहले वाले वेग का ई गुना होता है। टक्कर के बाद वेग u बराबर ई वी। यहाँ भी देख लें, अगर ये बाद वाला वेग है और ये उसी वस्तु का टक्कर के पहले वाला वेग है और ये ई है, तो बाद वाला वेग पहले वाले वेग का ई गुना होता है, यानी ई v1 बराबर ई u1। तो टक्कर के बाद का वेग यहाँ पर हमने u लिया है, वहाँ तो u पहले का वेग है, यहाँ हमने u लिया है टक्कर के बाद का वेग, और टक्कर के पहले का वेग v है, इसलिए टक्कर के बाद यहाँ पर ऊपर जाते समय इसका इनिशियल वेग प्रारंभिक वेग u है, और इसलिए कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मान लिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से v ऊपर जाने पर यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर। u का मान ये है ई वी का स्क्वायर, माइनस g ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस होगा 2g, और h को हमने मान लिया है h1, तो ये हो गया आपका h1, और इसलिए h1 कितना ऊपर उठेगा ये इधर आ गया, तो हो गया ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2g, ये बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर। अब v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये v की वैल्यू ये निकली हुई है अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2gh।
इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2GH का हो जाएगा 2GH और अपान 2G, ये बराबर आ गया E स्क्वायर अपान H। तो यही है कितना ऊपर उठेगा, इसलिए वह वस्तु E स्क्वायर H ऊंचाई उठेगी। तो ये तो हो गया एक प्रस्थानांक गुणांक से संबंधित क्वेश्चन हो गए। हम लोगों ने अभी जो संघट लिया है, संघट अब दो तरह का हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जो संघट पढ़ रहे हैं वो एक तो ये हुआ कि एक ही रेखा में संघट हो, यानी एक विमीय, और एक हो सकता है कि दो विमीय हो। तो एक विमीय संघट में केवल एक ही रेखा में होगा, या तो x दिशा में चलेगा या y दिशा में चलेगा या z दिशा में चलेगा। और अगर हमने दो विमीय ले लिया तो उसमें x y प्लेन पर चलेगा या y z प्लेन पर चलेगा या x z प्लेन पर चलेगा। तो हम उस संघट के लिए उसी का अध्ययन करते हैं। संघट एक प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ संघट एक विमीय, यानी इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल। मान लीजिए दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जिनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 हैं। ये टक्कर के पहले इनके वेग हैं और टक्कर के बाद m1 का जो वेग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा v1, और मान लीजिए इस m2 का वेग हो जाएगा v2। प्रत्यास्थ टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से रेखीय संवेग संरक्षण से इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले का जो संवेग है वो है m1 u1 m2 u2, ये बराबर हो गया m1 v1 और m2 v2। ये समीकरण 1 है। इसको हम थोड़ा परिवर्तित करते हैं, m1 को एक तरफ करते हैं, m2 को एक तरफ करते हैं। तो m1 और m1 को एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 प्लस m2 v2 माइनस u2। ये समीकरण नंबर 2, दिस इज 2। ये तो हो गया रेखीय संवेग संरक्षण। इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है।
गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। गतिज ऊर्जा के संरक्षण से हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक पूरा हाफ तो खत्म हो जाएगा, सब जगह है कॉमन। अब हम क्या करते हैं, m1 वाले को एक तरफ करते हैं और m2 वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो 1/2 कैंसिल अवे, m1 एंड m1 इज कॉमन, तो हम m1 को कॉमन लें तो यहां आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यानी यहां u1 माइनस v1 था, यहां इनका स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा बराबर m2, यहाँ b2 माइनस u2 था, यहाँ b2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर हो गया। हम इसको एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो है हमारा u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके दो टुकड़े होंगे, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ऐसा ही यहाँ भी होगा। तो ये आपका हो गया m1 u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1, और ऐसा यहाँ भी हो गया m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 v2 प्लस u2, यानी इसको थोड़ा और इधर कर देते, किनारे हो गया, m2 ये हो गया v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। चलिए अब यहां पर we divide it from 2, दो से भाग देने पर जब दो से इसको भाग दे देंगे तो यहां पर m1 u1 माइनस v1 है, यहां m1 u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो यहां बचेगा u1 प्लस v1 ऑन दिस साइड, और इधर m2 v2 माइनस u2 कट जाएगा, तो यहां पर यह बचेगा v2 प्लस u2। अब इसको फिर वैसे ही कर दीजिए, यानी u1 एक तरफ कर दें और v1 एक तरफ कर दें। इसलिए u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। यह है आपका समीकरण नंबर 3। अब इसको बारी बारी से, एक बार m1 से
और एक बार m2 से गुणा करेंगे और फिर 1 1 के यानी समीकरण नंबर 1 के साथ इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आइए पहले इसको हम m1 से गुणा करते हैं। समीकरण 3 को m1 से गुणा करके गुणा करिए पहले, तो ये हो जाएगा हमारा m1 u1 माइनस m1 u2 m1 v2 माइनस m1 v1 मल्टीप्लाई किया और हमारे पास यहाँ है m1 u1, फिर है m2 u2। इसमें हमको v1 और v2 जो टक्कर के बाद दो वेलोसिटीज हैं वो ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमारी समीकरण में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है m1 v2 m1 v1 और यहाँ है m1 v1। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो v1 v1 कट जाएगा। तो समीकरण को m1 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर जोड़ दीजिए। जब हम इसको जोड़ेंगे इसमें इसको जोड़ने में आप ध्यान से देखें, यह है m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। अगर इसको इसके नीचे ही लिख दें तो शायद ये आपको स्पष्ट दिखे। यह है आपका m1 u1, यह है प्लस m2 u2 और ये है यहाँ पर m1 v1 और ये हुआ प्लस m2 v2। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया m2 v2 और इसको लिख दिया प्लस m1 v1। अब इसको अगर आप जोड़ें, हमने इसको जोड़ दिया तो ध्यान से देखें, जोड़ने पर ये भाग कट जाएगा, v1 वाला भाग कट जाएगा, केवल v2 का भाग बचेगा। इसलिए इनको हमने जोड़ा। यहाँ पर m1 कॉमन है, ये हो गया m1, ये दोनों जुड़ गए, 2 आ गया 2 m1 m1। इसको देखिए, ये आपका आ जाएगा प्लस u2 कॉमन आएगा तो आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 और यहाँ पर ये तो कट गया, यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v2 बस। और इसलिए v2 बराबर है, इसलिए इस v2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसलिए v2 टक्कर के बाद वेलोसिटी v ये बराबर हो जाएगा 2 m1 अपान m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 u2। यही है दूसरे वाले की वेलोसिटी टक्कर के बाद वेग है, टक्कर के बाद इनका वेग है, राइट। बस ऐसा ही जब हम इसको निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी v2 निकल आया, v1 निकालना चाहेंगे तो समीकरण 3 को m2 से गुणा करें। इसको हम समीकरण 3 को u2 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 को
m2 से गुणा करने पर समीकरण 3 को m2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, चलिए अब इसको हमने गुणा कर दिया m2 से, तो ये आ गया आपका m2 u1 माइनस m2 u2 m2 v2 और m2 v1। और उसके बाद हमारे पास जो समीकरण पहले से था वो था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 m2 v2। हमारे पास ये समीकरण है। अब हमने इस समीकरण से इसको घटाया, जब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। समीकरण 3 को m2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर हमने इसको घटाया है। जब इसको घटाया तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे ऊपर वाले के, तो ये चिन्ह बदल जाने पर ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस साइड में जो बचने वाला है वो हुआ m1 प्लस m2 इंटू v1, और इस साइड में ये आपका आ गया m2 u1 माइनस m2 u2, ये हुआ m1 u1 प्लस m2 u2। ये घर तो जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो गया m1 घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यस। तो ये आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, और इसलिए v1 बराबर m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। तो प्रत्यास्थ संघट एक विमीय अगर संघट है तो इस एक विमीय संघट में इस तरह से उसकी वैल्यू का निकाल लेते हैं। देखिए इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है कि v2 अगर निकाला है तो u1 के साथ m1 का दूना, और नीचे तो m1 m2 दोनों में है, और v2 निकाला है तो हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। जब v1 निकालेंगे तो m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 u1 के साथ होगा, और फिर u2 के साथ जो वहाँ u1 के साथ है वो यहाँ u2 के साथ 2m2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, अगर थोड़ा सा रखेंगे तो ये याद रहेगा। पाँच किलोग्राम का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 किलोग्राम के एक पिंड से जो विराम में रखा है उससे टकराता है। यानी यहाँ पर u1 दिया है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन u2 का मान 0 है। उनके वेग आपको निकालने, एक तो ज्ञात करना है आपको v1 कितना होगा, फिर ज्ञात करना है v2 कितना होगा। फिर संघट के बाद प्रथम पिंड की गतिज ऊर्जा का कितना भाग दूसरे पिंड को स्थानांतरित हो जाएगा,
यानी उनकी ऊर्जा में प्रथम पिंड के कितना अंतर हो जाएगा ये निकालना है। तो V1 और V2 निकालने का हमारे पास फार्मूला है। चूंकि V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। ये तो हुआ V1 के लिए। यहां पर वैल्यू रख दें। M1 इक्वल टू 5, M2 इक्वल टू 3, M1 प्लस M2 बराबर 5 प्लस 3 और U1 इक्वल टू 6। यहां पर इसके मान तो दिए हुए हैं, 2 गुणे M2 बराबर 3 अपान यहाँ भी हो जाएगा 5 प्लस 3, लेकिन ये वेलोसिटी जो U2 है वो 0 है। इसलिए V1 का मान हमें ज्ञात हो गया। V1 इक्वल टू 5 में से 3 है 2 इंटू 6 बटा 8 हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड। ये V1 है। बस ऐसा ही V2 होगा। इसी प्रकार V2 इक्वल टू 2M1 अपान M1 प्लस M2, 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। और चलिए इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आ गया 2M1 इक्वल टू 5 और ये हो गया 5 प्लस 3B इक्वल टू 8 और ये आपका 0 हो गया। इसलिए ये आपका मान आ गया 2 4 जा, ये आपकी बराबर आ गया 5/4, 4 1 4 1 5, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये इसका बेग हो गया। U1 नहीं रखा इसमें तो U1 भी होगा। दिस इज 6 राइट, ये 6 होगा तो ये हो जाएगा तो दूसरी जा 15/2 7.5 मीटर पर सेकंड। तो पहले चीज हमको जो ज्ञात करनी थी वो ज्ञात करना था संघट के बाद उनके वेग। तो ये उसका पहला भाग हो गया राइट। अब इसका दूसरा भाग है संघट के बाद प्रथम पिंड की गतिज ऊर्जा का कितना भाग दूसरे पिंड को स्थानांतरित होता है। प्रथम पिंड की गतिज ऊर्जा
प्रथम पिंड की गतिज ऊर्जा। के हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 5 और u1 6 गुणे 6 इक्वल टू 90 जूल। नब्बे जूल प्रथम पिंड की ऊर्जा है। अब पूछा है कि कितना भाग दूसरे पिंड को स्थानांतरित हुआ, दूसरे पिंड को स्थानांतरित होने वाला भाग, इसलिए दूसरे पिंड को स्थानांतरित भाग बराबर डेल्टा के अपान के। डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर अपान हाफ m1 u1 स्क्वायर। इतना ही भाग ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी ऊर्जा उसकी घट गई तो इतना भाग दूसरे को चला गया। प्रारंभिक भाग का इतना हिस्सा हुआ, इतना उसके पास पहले था, इतना बाद में है, तो बीच का भाग क्या हुआ? बीच का भाग वो ट्रांसफर होकर दूसरे को मिल गया। ये आपका आया। हाफ m1 u1 स्क्वायर का मान हमने निकाला है 90, दैट इज 90 माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 5 और v1 1.5 इंटू 1.5 2.25, इसका हो गया 2.25, तो गुणा कर दिया 2.25 और उसके बाद फिर 5 से गुणा किया, और डिवाइड बाई 2। सिक्स पॉइंट वन टू फाइव अपान 90 आ गया 90 माइनस 6.125 अपान 90। बस यही है इसका भाग। वी कैन कैलकुलेट इट। नाइन्टी से इसको डिवाइड कर दिया, 90 से को डिवाइड कर दिया। ये इतना भाग आया, दिस मच 0.93 इतना भाग ट्रांसफर हुआ। एक क्वेश्चन में और पूछा है
कि ऊर्जा का स्थानांतरण इस स्थिति में, जबकि एक विराम में है और एक चल रहा है, तो इस स्थिति में अधिकतम ऊर्जा का ट्रांसफर कब होगा? इस स्थिति में जब दूसरा पिंड विराम में होगा, जब दूसरा पिंड विराम में होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण महत्तम होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण तब महत्तम होगा जब m1 बराबर m2 होगा, यानी दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे। और उस समय जो ट्रांसफर होगा वो कितना भाग होगा? पूरा एक भाग, 0.9 नहीं बल्कि पूरा 100% ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, ये हम लोगों ने संवेग पढ़ा है, लीनियर संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध पढ़ा है। ये उससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गतिज ऊर्जा होती है K, वो बराबर p²/2m, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब कहते हैं यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग 20% बढ़ जाता है अथवा 20% घट जाता है तो प्रत्येक स्थिति में गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन निकालो। तो 20% रेखीय संवेग बढ़ जाता है। पहला, रेखीय संवेग 20% बढ़ जाने पर बराबर कितना हो जाएगा? P तो है, अब 20%, 20/100 कितने का? P का। जितना संवेग था उसका 20%, राइट। 20% P का, पहले संवेग P था उसका 20% बढ़ गया, P में P का 20% बढ़ गया, तो अब ये संवेग आपका हो गया P + 0.2P या 20P, वी कैन राइट इट एज 1.20P, जुड़ गया, एक P यहाँ, 0.2P यहाँ। तो ये है हमारा रेखीय संवेग बढ़ जाने पर। आप सुविधा के लिए इसको कर सकते हैं, ये हो गया आपका P1, ठीक है, ये है आपका P1। और जब रेखीय संवेग बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इसीलिए मान लिया गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू K + ΔK, और इसीलिए K + ΔK is equal to P², that is P1², 1.20P, 0 छोड़ दें तो इसका स्क्वायर P²/2m, 2m, और K = P², ये हमारे पास पहला संबंध पहले से पता है। एक संबंध हमारे पास ए भी ज्ञात हो गया, दूसरा संबंध। अब ये दूसरे संबंध को पहले से भाग दे दिया। समीकरण 2 को 1 से भाग दिया। जब 1 से भाग दे देंगे तो इधर तो आ जाएगा K + ΔK और नीचे आ जाएगा K, इधर आ जाएगा ऊपर 1.2 का स्क्वायर और P का भी स्क्वायर / 2m, और नीचे आएगा P²,
नीचे 2m है, ये उलट के ऊपर चला जाएगा। जो इसका पी स्क्वायर नीचे आया, इसका नीचे 2m आएगा, उलट के ऊपर गया। तो ये 2m से ये 2m कट गया और ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कट गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 1.44। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.44। इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये तो आएगा 1 प्लस डेल्टा के अपान के इक्वल टू 1.44, राइट। इस 1 को उधर ले जाइए और इसीलिए डेल्टा के अपान के इक्वल टू 1.44 माइनस 1 बराबर 0.44 और इसलिए प्रतिशत कितना हुआ, डेल्टा के अपान के इंटू 100 इक्वल टू 0.44 इंटू 100 इक्वल टू 44%। ये तो हुआ कि जब 20% बढ़ गया। बस ऐसा ही है जब 20% घट जाएगा। इसी प्रकार 20% घट जाने पर संवेग, जब ये घट जाएगा तो हो जाएगा P माइनस 0.2P। जो यहाँ पर प्लस था अब वो घट गया तो माइनस हो गया, संवेग कम हुआ। घटा देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखें, यहाँ 1 है, 1.0 में से 0.2 घटाना है। 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 0.8, तो हो गया 0.8P। जब P घटा तो K भी घट गया। अब जो K में वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि नहीं होगी, वो घट जाएगा और इसीलिए गतिज ऊर्जा बराबर K माइनस डेल्टा K हो जाएगी, घट गई। और इसीलिए K माइनस डेल्टा K ये बराबर हो जाएगी 0.8 P का स्क्वायर अपान 2m, ये आपका हो गया 3। अब ये 3 से 1 से 3 को भाग दिया। समीकरण 1 से 3 को भाग देने पर जब इसको हमने डिवाइड किया तो अब वैसा ही इधर तो K है, K से कटाएगा, यहाँ आ जाएगा K माइनस डेल्टा K अपान K और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर आएगा 0.64 P स्क्वायर अपान 2m इंटू P स्क्वायर इंटू 2m। ये P स्क्वायर से P स्क्वायर 2m से 2m कटा तो यहाँ आपका आया 0.64। यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा K अपान K। अब इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा, ये छोटा है, ये इधर आएगा, इसलिए डेल्टा K अपान K इक्वल टू 1.64 delta K upon K is equal to 36 and therefore percentage
डिक्रीज डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इज इक्वल टू 0.36 इंटू 100 इज इक्वल टू 36%। तो ये हो गया कि ये किसी भी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो जब वृद्धि होती है तो 0.44% की वृद्धि होती है, लेकिन जब घटता है तो 36% की उसमें डिक्रीज होती है, कमी हो जाती है। बस आप तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।